हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि रेलेवेंट है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारा जो फोकस रहेगा, वी विल अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, नेचर ऑफ फीचर्स ऑफ मोटिवेशन एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मोटिवेशन। और जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन है वो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के अंदर ओनली तीन थ्योरीज हैं। मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है। रेनेसिस लिकर्ट ने मोटिवेशन को कहा है कि ये मैनेजमेंट का कोर है, कि जो मैनेजमेंट है वो इसी मोटिवेशन के ऊपर ही टिकी हुई है, क्योंकि जो मैनेजर है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि मैंने किस तरह से जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करनी है ताकि ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो सके। मोटिवेशन जो है मोटिव शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आइडिया, नीड और इमोशन। इमोशन सॉरी मोटिव का मतलब होता है कोई आइडिया, जरूरत और इमोशन जिसकी वजह से जो व्यक्ति है, जो मैन है, वो काम करता है। मोटिवेशन हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द मोटिव, विच मीन्स एनी आइडिया, नीड और इमोशन जिसकी वजह से मैन जो होता है एक्शन में आता है अपने उस नीड को पूरा करने के लिए, उस आइडिया को फ्रूटफुल करने के लिए। और यहाँ पे मोटिवेशन मे बी द बिहेवियर ऑफ ए मैन, और जो व्यक्ति का बिहेवियर होता है उसके पीछे भी कुछ स्टिमुलेट होते हैं। और स्टिमुलेंट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि जो कंसर्न व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसका मोटिव क्या है। तो मोटिवेशन हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ रेडीनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू परस्यू सम डेजिग्नेटेड गोल, कि जो एक पर्सन है वो कितना रेडी है, कि जो डेजिग्नेटेड गोल्स है, जो सेट गोल्स है, उनको अचीव करने के लिए कितना रेडी है। और यहाँ पे मोटिवेशन से हमें पता चलता है कि उसका जो कौन सी फोर्सेस जो है उसको कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जी जान लगा देता है या नहीं करना चाहता। वो डिपेंड उस पे भी करता है कि वो कितना रेडी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्या उसको मोटिवेट करता है जिसकी वजह से वो एक्शन में आता है। मोटिवेशन इम्प्लाइज एनी इमोशन और डिजायर विच टू कंडीशन वंस विल। देखो, जो इमोशन और डिजायर है जिसके बेसिस पे हमारी जो विल होती है, वो जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, इस तरह से कंडीशन हो जाती है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है तो उसको एक लैपटॉप लेना है, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है, तो वो किस तरह से एजुकेशन के अलावा भी काम करता है ताकि वो पैसे कमा सके, सेव कर सके और अपना लैपटॉप खरीद सके। तो यहाँ पे लैपटॉप को परचेज करने की जो इच्छा है कि मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि वो एक्स्ट्रा काम करता है। तो इसी तरह मोटिव जो है दैट इज द इनर स्टेट, जो हमारे अंदर होती है, जो एक इनर फीलिंग होती है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो हमें एक्टिवेट करती है, जो हमें डायरेक्शन देती है और हमारी जो गोल के प्रति हमारी जो डेडिकेशन है उसको चैनलाइज करती है। तो मोटिवेशन का नेचर क्या है, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मीन्स एनी इमोशन और डिजायर जिसकी वजह से हमारी विल, जो इच्छा शक्ति है, वो कंडीशन हो जाती है, जिसकी वजह से हम एक्शन करते हैं या कोई भी काम करते हैं। मोटिवेशन जो है इनर फीलिंग है, जो हमें इनर फीलिंग जो हमारे अंदर होती है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे हम अपने जो काम है उसके प्रति डेडिकेशन दिखाते हैं, उसको अच्छे ढंग से करते हैं। इमोशन और डिजायर ऑफ ए पर्सन प्रॉम्प्ट हिम फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी कि वो एक लैपटॉप लेना चाहता था, तो जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा काम करता था, तो वो मोटिवेशन थी, वो उसकी डिजायर थी कि मैंने एक लैपटॉप के लिए पैसे जमा करने हैं। और जो हमारी अनसेटिस्फाइड नीड्स होती हैं, जो हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती या अनसेटिस्फाइड नीड होती है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, और उसी तरह अनसेटिस्फाइड नीड को पूरा करने के लिए भी हमारे अंदर से क्या होता है कि फीलिंग्स आती हैं कि हमें काम करना चाहिए। तो मोटिवेशन से जो हमारे अंदर पैसिव एनर्जीज होती हैं उनको एक्टिवेट्स किया जाता है। तो मोटिवेशन जो है दो तरह से हो सकता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, एक नेगेटिव मोटिवेशन होता है।
पॉजिटिव मोटिवेशन या इंसेनिटिव मोटिवेशन जो है दैट इज बेस्ड ऑन रिवार्ड। तो यहाँ पे होता है कि अगर जो वर्कर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर वो डिजायर गोल जो उनके लिए फिक्स किए गए हैं कि अगर आप अपने गोल्स को अचीव करते हो तो आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा। और यहाँ पे ये जो इंसेंटिव, ये जो रिवॉर्ड दिया जाता है कि आपको ज्यादा पहले से बेटर पे मिलेगी, आपका जो काम है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपको। तो इस तरह से क्या होता है कि पॉजिटिव वे में उनको मोटिवेट किया जाता है, जहाँ पे उनको रिवॉर्ड दिया जाता है अगर वो अपने गोल्स को अचीव करते हैं। नेगेटिव मोटिवेशन जो होती है फियर बेस्ड होती है, यहाँ पे प्रेशराइज किया जाता है, जहाँ पे हमें लगता है कि एम्प्लॉइज काम नहीं करे तो वहां पे हम उनको फियर मतलब डराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक्शन में आते हैं। अगर वो जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वैसा काम नहीं करते तो उनको पनिशमेंट होती है, उनको जॉब से भी निकाला जा सकता है, उनकी डिमोशन भी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि मोटिवेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ है वो मोटिवेटेड है तो वहां पे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। और उसी तरह क्या होगा कि अगर मोटिवेशन का लेवल हाई है तो एम्प्लॉय जो होते हैं छुट्टियां भी कम करते हैं और एब्सेंट भी नहीं होते, और एम्प्लॉयज जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी नहीं जाते। तो लो एम्प्लॉय टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन की इमेज भी बेटर होती है कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो स्टाफ है, वो मोटिवेटेड है, उनको एक कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट दिया जाता है और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और उसी तरह जो मोटिवेटेड स्टाफ होता है उनके आपस में कोई पॉलिटिक्स नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन भी अच्छे होते हैं। और जो पॉजिटिव स्टाफ होता है, पॉजिटिवली मोटिवेटेड स्टाफ होता है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होती है तो वो उसको रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमने मोटिवेशन को अंडरस्टैंड कर लिया, फीचर एंड नेचर्स ऑफ मोटिवेशन एंड सिग्निफिकेंस। नाउ वी विल what are the theories of motivation. So there are three theories of motivation that is in syllabus of BCom third semester: Maslow's need hierarchy model, McGregor's theory X and theory Y, Herzberg's motivation hygiene model, जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे मैस्लो जो है वो एक फेमस सोशल साइंटिस्ट है, जिसने हमें एक फ्रेमवर्क दिया है जिसके बेसिस पे हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उसकी जो जरूरतें होती हैं वो एक हायरार्की को फॉलो करती हैं। तो उस फ्रेमवर्क के अंदर हम देखते हैं कि किन नीड्स की स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो मैन है वो मोटिवेट होता है। According to him, the behavior of individual at particular moment is usually determined by his strongest need। कि जो व्यक्ति है एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट नीड है उससे वो जो है मतलब उसका जो बिहेवियर होता है, जो एक्शन होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट नीड से डिटरमिन होता है। उसने कहा कि जो पर्सन इफेक्टिवनेस जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ मैचिंग मैन्स अपॉर्चुनिटी विद द अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ हायरार्की नीड्स। जो मैन बेसिकली क्या है कि उसकी जो हायरार्की ऑफ नीड्स है उसके साथ जो उसकी अपॉर्चुनिटी है वो मैच होनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि नीड्स जो है उनकी प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ ज़रूरतें जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जिनको हमें पहले सेटिस्फाई करना होता है। एज दी बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड, जैसे रोटी कपड़ा और मकान है, ये हमारी बेसिक नीड है, तो सबसे पहले हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लोअर लेवल से हम हाई लेवल तक चलते हैं। अगर हमारी बेसिक नीड सेटिस्फाई नहीं होती तो डेफिनेटली हम हाई नीड्स के ऊपर फोकस नहीं करते, तो वहां पे जो हमारे एफर्ट्स होते हैं पोस्टपोन हो जाते हैं कि पहले हमारी जो बेसिक नीड्स है उनको हमने पूरा करना है। तो यहाँ पे जो मैस्लो ने जो थ्योरी दी है कि जो नीड्स है उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोअर लेवल से हाई लेवल पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से फिजियोलॉजिकल नीड्स जो कि रोटी कपड़ा और मकान से है, सिक्योरिटी नीड जिसके अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी चाहिए और हमारे को नुकसान भी ना कोई दे, फिर सोशल नीड्स, ये लो लेवल नीड्स है। पहले हम इस नीड को पूरा करते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे जाते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे जाते हैं। तो ये तीनों जो नीड्स हैं वो लो लेवल नीड्स है। अस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है वो हायर जो है लेवल की है। तो हम वन बाय एट ए टाइम हम एक नीड को पहले सेटिस्फाई करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी नीड पे जाते हैं। तो एक सीक्वेंस जो होता है वो फॉलो किया जाता है।
तो सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो ये बेसिकली आर एट द टॉप ऑफ द हियरार्की। यहाँ पे होता है कि जो एक पर्सन है वो ये जो नीड्स होती हैं उसकी रोटी कपड़ा एंड मकान के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो कि उसकी सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस के साथ लिंक्ड होती हैं, जिसके अंदर आ जाता है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एयर, वाटर और जो नेसेसरी चीजें हैं जिनके बिना उसका गुजारा नहीं हो सकता। जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तब उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, जिसके अंदर होता है कि मेरी जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वो मेरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, वहाँ पे ये ना हो कि मुझे मेरी सेफ्टी हो, यहाँ पे ये नहीं है कि आज रखा है तो कल निकाल दिया जाए। और उसी तरह उसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उसी तरह उसकी जो एसेट्स हैं और जो उसका फिजिक खुद का है भी उसको कोई नुकसान ना दे। तो यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स के अंदर जॉब सिक्योरिटी हो गया, पर्सनल भी कोई उसको नुकसान ना दे, और उसी तरह जो उसके सोर्सेस ऑफ इनकम है उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए, ओल्ड एज के अंदर जो है वो अपना गुजारा कर सके, और रिस्क अगर है तो उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस होनी चाहिए। जब सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई हो जाती है तब उसको होता है कि उसकी सोशल नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्योंकि जो मैन है दैट इज सोशल बीइंग, वो सोसाइटी में रहता है, तो उसको होता है कि मेरी लोगों के साथ लिंक्स होने चाहिए, सोशली एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, लोगों के साथ सोशल रिलेशन हो, जिसके बेसिस पे वो लोगों के साथ अपनी फीलिंग, अपने दुख दर्द बांट सके, और वो लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी कर सके, उसको रिकॉग्निशन भी मिले। तो ये उसकी सोशल नीड्स होती हैं। उसके बाद है उसकी स्टीम और स्टेटस, जिसको हम ईगो नीड्स भी कह देते हैं। तो ये नीड्स जो होती हैं कि उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, उसको रिकॉग्निशन मिले, और ये जब नीड्स पूरी होती हैं तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर पावर आती है, कंट्रोल और प्रेस्टीज होता है कि जब कहा जाता है कि ये जो है इसके पास जो मतलब बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रहा है, तो ये स्टीम और स्टेटस के जो वो काम करता है कि वो सबसे यूनिक है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ईगो नीड्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट और एक्चुअलाइजेशन नीड जो है ये हायर ऑर्डर नीड्स है। ये हाईएस्ट नीड है मैस्लोस हिरार्की, सेल्फ फुलफिलमेंट या एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इस नीड के बेसिस पे इंडिविजुअल जो है अपनी पोटेंशियलिटी डेवलप करता है। तो वो देखता है कि जो मैं मेरी कैपेबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंगली ये मैंने अचीव किया है। ए पर्सन ट्राइज टू डू वट एवर ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग। तो यहाँ पे जो व्यक्ति की कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने काम, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो होता है कि ये जब वो अपने आप को एक्चुअलाइज करता है कि जो मेरी कैपेबिलिटी थी उसके हिसाब से मैंने काम किया है, तो वो कंसर्न पीपल को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। मैस्लो की जो नीड हायरार्की है उसने कहा है कि जो नीड्स है वो एक डेफिनेट सीक्वेंस फॉलो करती हैं। तो पहले हम लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, फिर उसके बाद हम हायर ऑर्डर नीड्स पे जाते हैं। तो एट ए टाइम जो होती है एक ही नीड को सेटिस्फाई किया जाता है। नीड डज नॉट डोमिनेट अंटिल द फर्स्ट नीड इज रीजनेबली सेटिस्फाइड। जैसे फर्स्ट नीड जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम सिक्योरिटी नीड्स के बाद हम सोशल नीड्स के बाद हम स्टीम नीड्स, और उसके बाद हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे जाते हैं। द अदर साइड ऑफ द नीड हायरार्की इज दैट मैन जो है दैट इज ए वांटिंग एनिमल, कि वो कभी भी फुली सेटिस्फाई नहीं होता। जब हमारी एक जरूरत पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी होती है तो तीसरी। तो वंस ए नीड और सर्टेन ऑर्डर ऑफ नीड इज सेटिस्फाइड, तो जब उसकी एक जरूरत पूरी हो जाती है तो वो उसके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रहती। उसी तरह हम देखते हैं कि जब व्यक्ति की लो लेवल नीड जो कि फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स हैं, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती तो डेफिनेटली वो हाई लेवल पे नहीं जाता। तो वो पहले अपनी लो लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इसका जो क्रिटिसिज्म है कि जो मैस्लो की थ्योरी है इसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, और उसी तरह हर एक इंडिविजुअल जो होता है डिफरेंट होता है, उसकी डिफरेंट नीड हायरार्की होती है। तो जो मैस्लो ने सीक्वेंस कहा है वो उसको फॉलो नहीं होता। और उसी तरह ये भी जरूरी नहीं है कि एट ए टाइम हमने एक ही नीड को सेटिस्फाई करना है। ए पर्सन्स बिहेवियर एट एनी टाइम इज मोस्टली गाइडेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ मोटिव्स। तो मैनी नीड्स एट ए टाइम वो सेटिस्फाई करना चाहेगा। मनी जो है लो लेवल जो फिजियोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स के लिए मोटिवेशन देती है, पर हायर लेवल नीड्स है उसके लिए नहीं। और उसी तरह क्या होता है कि देखो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके लिए सेल्फ एस्टीम की नीड जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन द लव एंड रिकॉग्निशन। उसी तरह
ये कहना भी सही नहीं है कि अगर नीड सैटिस्फाई हो जाती है तो वो मोटिवेटिंग फोर्स नहीं रहती। नाउ वी विल अंडरस्टैंड हर्सबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड मेंटेनेंस फैक्टर। जब हम जॉब करते हैं तो वहां पे दो तरह के फैक्टर्स पाए जाते हैं, मोटिवेशनल एंड मेंटेनेंस फैक्टर्स, जिनको हम हाइजीन फैक्टर्स भी कहते हैं। वहां पे उन्होंने 200 इंजीनियर्स का इंटरव्यू लिया, सर्वे किया गया, इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट जो कि 11 डिफरेंट फर्म्स के अंदर पिट्सबर्ग एरिया में काम करते थे। तो उनको स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को रिकॉल करने के लिए कहा गया, जिसके अंदर उनको लगता है कि ये इंसिडेंट जो है उनको अच्छा फील कराता है या ये इंसिडेंट उनको बुरा फील कराता है। और जो रिसर्च की रिजल्ट थे, तो जो ग्रुप के अंदर अच्छी फीलिंग थी, तो वहां पे कुछ वो स्पेसिफिक टास्क के साथ जोड़े गए। और उसी तरह ही देखा गया कि जो rather than to the background factors such as the money, security और working condition, और उसी तरह जब जिन सिचुएशंस के अंदर उनको बुरा लगा था, तो था कि बैकग्राउंड फैक्टर्स के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस थी और जिसकी वजह से उनको लगा था कि उनको अनफेयरली ट्रीट किया गया है। तो पहले जो था कि जैसे बैकग्राउंड फैक्टर्स के अंदर उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कुछ स्पेसिफिक टास्क के अंदर उन्होंने कहा कि ये चीजें हों तो वो ज्यादा उनको अच्छा फील कराती है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स और अकाउंटेंट ने बताया कि जो रियल मोटिवेटर्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज टू बिकम मोर एक्सपर्ट, टू हैंडल मोर डिमांडिंग असाइनमेंट, कि जो उनको मोटिवेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और जो असाइनमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ज्यादा चैलेंजिंग है, वो ज्यादा मोटिवेशन देती है। The finding of the research that good feeling in the group under test were key to the specific tasks that man performed rather than to the background factors such as money, security or working conditions. When they felt bad, it was because of some disturbance in these background factors which caused them to believe that they are treated unfairly. तो ये मैंने पहले भी आपको बता ही दिया है। तो हर्सबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह की कंडीशंस होती हैं, मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स। देखो ये जो फैक्टर्स होते हैं, अगर ये बेसिकली अगर ये प्रेजेंट है तो मोटिवेट नहीं करते, बट अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये एम्प्लॉयज के अंदर डिससेटिस्फेक्शन पैदा करते हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन बिल्ड करते हैं, हाई जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं, बट अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो जॉब डिससेटिस्फेक्शन का कारण नहीं होते। तो पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेंटेनेंस और हाइजीनिक फैक्टर्स। हाइजीनिक फैक्टर्स के अंदर आ जाती हैं जैसे वेजेस हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिजिकल कंडीशंस क्या है, ओवरऑल कंपनी की पॉलिसी कैसे है और वर्क कैसे होता है एडमिनिस्ट्रेशन। इनको मेंटेनेंस फैक्टर कहा जाता है क्योंकि ये होता है कि रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अगर ये एब्सेंट है, अगर ये सिचुएशंस नहीं है, अगर ये फैक्टर्स नहीं है, तो ये एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फायर होता है। इनको हम डिससेटिस्फायर या हाइजीनिक फैक्टर्स भी कहते हैं। पर ये अगर प्रेजेंट है तो ये एम्प्लॉयज को मोटिवेशन नहीं देते। अगर ये एब्सेंट है तो डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, बट अगर ये प्रेजेंट है तो ये मोटिवेशन नहीं देते। तो मेंटेनेंस और हाइजीनिक फैक्टर्स के अंदर आ जाती है कंपनी की पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन विद सुपरवाइजर एंड आल्सो विद द पेयर्स, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन एंड स्टेटस। अब हम देखते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स। इनको हम सेटिस्फायर भी कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसके बेसिस पे वो आगे ग्रो कर सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दी जाती है और वो नई एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस की अपॉर्चुनिटीज वहां पे होती है। तो यहाँ पे ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देते हैं, जो उनकी प्रोडक्टिविटी के लिए नेसेसरी होते हैं। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट नहीं है तो ये डिससेटिस्फेक्शन नहीं कॉज करते, बट अगर ये प्रेजेंट है तो जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, जिसमें आ जाती है अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, वर्क इटसेल्फ कि अगर वो चैलेंजिंग है, ग्रोथ की कितनी पॉसिबिलिटी है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन की जाती है।
तो हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी जो है हमें कहती है कि यहाँ पे ये दोनों सेट्स ऑफ फैक्टर जो होते हैं यूनी डायमेंशनल है, उनका इफेक्ट हम एक ही डायरेक्शन में दे सकते हैं। अगर हाइजीन फैक्टर प्रेजेंट है तो मेंटेनेंस फैक्टर का काम करते हैं कि लोगों को मतलब भी ताकि वो वहां पे मतलब अगर वो एब्सेंट होते हैं तो वो डिससेटिस्फायर का काम करते हैं। अगर मोटिवेशन फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो वो सेटिस्फेक्शन देते हैं, बट अगर वो एब्सेंट होते हैं तो वो कोई सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फाइड नहीं होते। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर्जबर्ग थ्योरी जो है हमें बताती है कि यहाँ पे हम वेजेस और वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करके हाई परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो जॉब है कि जॉब के अंदर से ही जो वर्कर है उसको इंटरनल मोटिवेशन मिलती है। और अगर हम देखें कि जॉब सेटिस्फेक्शन और हाई परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करता है जॉब एनरिचमेंट कि वर्कर को जॉब के अंदर कितना लगता है कि ये चैलेंजिंग है, ये कितनी इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर कितनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। और हर्जबर्ग थ्योरी जो है मैनेजर को हेल्प करती है कि वो ह्यूमन बिहेवियर को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर सके। तो मैनेजर जो होता है ज्यादातर फोकस करते हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स को, मोटिवेटिंग फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं। बट अगर हमने अपने वर्कर्स को एम्प्लॉयज का मोटिवेशन रखना है तो उनको हमें मोटिवेटिंग फैक्टर्स भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। और हर्सबर्ग ने ये भी कहा है कि जो आज के मोटिवेटर्स हैं वो टुमारो के मतलब वो कल को हाइजीन फैक्टर्स बन जाएंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो इसका जो मेरिट है कि जब हम इस थ्योरी को स्टडी करते हैं तो हमें देखता है कि कौन से टास्क हैं कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पे मोटिवेशन के अंदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रोथ, जॉब इनरिचमेंट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम एम्प्लॉयज का बिहेवियर भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो स्टडी हुई थी दैट वाज ओनली 200 पीपल, तो लिमिटेड स्टडी है, उससे हम कंक्लूजन जनरलाइज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम कहते हैं कि उसकी जो मेथोडोलॉजी थी वो डिफेक्टिव थी क्योंकि इसके अंदर बाइस्ड अप्रोच थी और जॉब इनरिचमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। और उसी तरह जैसे पे है, स्टेटस है और इंटरपर्सनल रिलेशन है उनको इग्नोर किया गया था। और उसी तरह जो मेंटेनेंस फैक्टर्स है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स के अंदर जो डिस्टिंक्शन है दैट इज आल्सो नॉट सर्टेन एंड डेफिनेट। और उसी तरह जो सिचुएशनल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है उसको भी इग्नोर किया गया था। मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो डगलस मैकग्रेगर ने दो थ्योरीज दी हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, जो कि दोनों ही आपस में ऑपोजिट है। थ्योरी एक्स जो है बेसिकली यहाँ पे जो है मतलब एक्शन ऑफ मतलब यहाँ पे थ्योरी एक्स को हम जब स्टडी करते हैं तो वहां पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल है। थ्योरी वाई के अंदर जो है पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक स्टाइल है। तो थ्योरी एक्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द ह्यूमन बिहेवियर कि जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो डिसलाइक करता है और वो हमेशा काम को अवॉइड करना चाहता है जब भी उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। एम्प्लॉयज लेजी हैं तो इसलिए उनको कंट्रोल करना पड़ता है। कोहेर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना पड़ता है, उनको थ्रेटनिंग देनी पड़ती है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ पनिशमेंट मिलेगी ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सके। यहाँ पे जो वर्कर है लेजी है उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है, सारा काम समझाना पड़ता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहता। और उसी तरह यहाँ पे जो वर्कर है वो सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और एवरेज ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के प्रति जो है डिफरेंट है। और यहाँ पे जो मोटिवेशन ऑफ द एवरेज पर्सन जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स के ऊपर फोकस होती है। उसी तरह हम देखते हैं थ्योरी वाई। देखो थ्योरी वाई जो है दैट इज टोटली ऑपोजिट। एवरेज ह्यूमन बीइंग जो होता है वो काम करना पसंद करता है और वो वर्क को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और इंजॉय करते हैं। और एम्प्लॉय जो होता है वो खुद से मोटिवेटेड होता है, उसको कोई भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, वो सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल से काम करता है। अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको एक्सेप्ट भी करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख भी करता है, इनिशिएटिव भी लेता है। और यहाँ पे होता है कि हमने अपने गोल्स को अचीव करना है तो कमिटमेंट टू ऑब्जेक्टिव इज ए फंक्शन ऑफ द रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद देयर अचीवमेंट। और यहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं, जो पर्सन होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव डिसीजन।
थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का जो कंपैरिजन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी एक्स जो है इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि पीपल जो है यहाँ पे लेजी है। लेजी का मतलब होता है कि वो एक्टिव नहीं है, वो काम करना पसंद नहीं करते, वो काम से जी चुराते हैं। लेकिन थ्योरी वाई जो है इस अजम्पशन के अंदर है कि लोग जो है काम करना चाहते हैं, जैसे मतलब वो काम को बिल्कुल इंजॉय करते हैं। और थ्योरी एक्स कहती है कि पीपल जो है यहाँ पे इनिशिएटिव नहीं लेते, उनको डायरेक्शन देनी पड़ती है। लेकिन जो थ्योरी वाई है यहाँ पे लोग इनिशिएटिव लेते हैं और सेल्फ डायरेक्शन होती है, उनको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं होती। लोग जो है थ्योरी एक्स के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जो होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं। थ्योरी एक्स के अंदर ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप चाहिए होता है, लेकिन जो थ्योरी वाई है यहाँ पे डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल चाहिए होता है। थ्योरी एक्स जो है इलिटरेट, अनस्किल्ड और लो लेवल वर्कर पे एप्लीकेबल है, लेकिन एजुकेटेड और स्किल्ड और हाई लेवल के वर्कर के ऊपर थ्योरी वाई एप्लीकेबल है। थ्योरी एक्स जो है दैट बिलीव्स इन मेंटल सिकनेस, तो यहाँ पे नेगेटिव मोटिवेशन दी जाती है। लेकिन जो थ्योरी वाई होती है मेंटल हेल्थ में बिलीव करती है और यहाँ पे पॉजिटिव इंट्रिंसिक मोटिवेशन दी जाती है।